ये जो आईटीएस का 10वां टेस्ट हुआ था, जिसका टॉपिक था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये उसका डिस्कशन है। तो जो पहला क्वेश्चन था उसमें ये था कि एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और इसको सर्किल के फॉर्म में मोड़ दिया गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे मान लो कि वायर का लेंथ एल था और इसको सर्किल बनाएंगे, तो ये पेरीफेरी जो होगी एल के बराबर होगी। और मैग्नेटिक मोमेंट होता है, अगर इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया होगा, और एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से हम आर की वैल्यू एल बाई 2 पाई ले सकते हैं। ये वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ये था कि एक रिंग है जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है, और जो उसके किसी पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेंटर का 1/8 है। तो अगर ये रिंग है और इसके एक्सियल पॉइंट पे x दूरी पर पॉइंट P है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये होता है μ0/2 ir² प्लस x² 3/2। और ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, x की वैल्यू 0 रख देंगे तो सेंटर पे आ जाएगा, उसका 1/8 है ये। और सॉल्व करने पे, सावधानी से सॉल्व करिएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि एक वायर है जो जिसमें करंट 5 एम्पियर की फ्लो हो रही है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये यहाँ से 45 डिग्री बनाती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे, और वहाँ से 200 सेंटीमीटर यानी 2 मीटर की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड। तो सीधे सीधे मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए आप बार्ट सेवर्ट लॉ यूज़ करिए। तो μ0/4 पाई की वैल्यू पता है, करंट की वैल्यू पता है, और लेंथ 1 मीटर ले लेंगे, और ये जो आर डिस्टेंस है ये 2 मीटर ले लेंगे। थीटा की वैल्यू 45, अब वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि एक हेक्सागोनल कॉइल है और साइड ये है, और मैग्नेटिक फील्ड बताना है इस पर। तो ये करंट इसमें फ्लो कर रही है, तो चूंकि पॉइंट जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है ये हर वायर के लिए सिमेट्रिकल है, तो एक की वजह से जो मैग्नीट्यूड आएगा वही सबकी वजह से आएगा, तो एक की वजह से निकाल के और नेट मैग्नेटिक फील्ड 6 टाइम्स कर देंगे। तो हमें एक वायर के नाते निकालना है, तो आपको तरीका पता ही होगा कि यहाँ से जहाँ पे निकालना था वहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। और ये सारा पता है कि जब ये मिलाते हैं तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, तो ये एंगल 30, ये एंगल 30, ये डिस्टेंस ए होगी, क्योंकि ये ए है तो ये भी ए। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हो गया ये cos 30, और एंगल जो, जैसे अब फार्मूला जो हम लिखते हैं μ0/4 पाई आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू ये 30 और 30 हो जाएगी। ये वैल्यू रख लेंगे और 6 टाइम्स ऑफ बी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया कि एक वायर है जिसका मास 200 ग्राम है, उसका लेंथ 1.5 मीटर है, और इसमें 2 एम्पियर की करंट जा रही है, और बोलता है कि इट इज़ सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी। मतलब हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी में इसको सस्पेंड किया गया है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में क्या है कि जो फोर्सेस लग रहे होंगे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, तो ये वायर जो लटका है हवा में, तो mg तो नीचे लग रहा होगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए, mg को बैलेंस करने के लिए जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी IBL। तो ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे तभी ये वायर इक्विलिब्रियम में रहेगा। आप वैल्यूज रख के आंसर निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये सोलेनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, μ0 n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो वैल्यू सारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, और बस ये कई कैलकुलेशन में लोग मिस्टेक करते हैं, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो निकालना है, तो ये दिया है 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो पर सेंटीमीटर मतलब मीटर में लेंगे, तो मीटर ये सब कन्वर्ट करके, और μ0 की वैल्यू दिया ही है 4 पाई 10⁻⁷, n/l की वैल्यू ये, करंट की वैल्यू 2.5 एम्पियर। सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया था कि 2 वायर है और दोनों का लेंथ सेम है और दोनों में करंट भी सेम है, एक को स्क्वायर बना दिया, एक को सर्किल बना दिया, तो रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगर मान लेते हैं कि वायर की लेंथ L थी, तो जब इसको हम स्क्वायर बनाएंगे तो साइड का लेंथ क्या आएगा L/4, तो और करंट तो इसमें I है ही, तो M1 क्या आ जाएगा, करंट इंटू एरिया, तो I इंटू L² 16। और जब L लेंथ को यहाँ बनाएंगे तो ये पहले भी हमने किया था
कि यल बराबर क्या होगा 2 पाई आर, तो आर की वैल्यू यल बाई 2 पाई, और इसका m2 निकाल लेंगे और दोनों का रेशियो अब सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है, इसमें ये दिया था कि बीम ऑफ आयंस विद वेलोसिटी 2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड इंटर्स नॉर्मली इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली जाता है तो सर्कल बनाता है और रेडियस उसका क्या होता है mv/qb। और क्वेश्चन में स्पेसिफिक चार्ज दिया है, मतलब q/m दिया हुआ है, तो भी ये m को q के नीचे ले आए, q/m की वैल्यू दिया है, सब वैल्यू दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, q/m दे रखा है, v दे रखा है। सॉल्व करके आप रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये दिया कि जैसे दो स्ट्रेट वायर्स हैं, दोनों में करंट सेम है और बीच की दूरी कुछ है d मान लेते हैं, है ना, या l मान लेते हैं, और फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फार्मूला होता है μ0/2 पाई I1 I2/r होता है। तो फोर्स आप देख रहे हैं कि प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर है, तो जब करंट आप डबल करेंगे तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना, यानी आंसर इसका सीधे 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 10 में ये दिया हुआ है कि प्रोटॉन ये, ड्यूट्रॉन ये, और अल्फा पार्टिकल ये होता है, नीचे वाला चार्ज ऊपर वाला मास। तो बोला कि इनको सेम पोटेंशियल डिफरेंस से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर सेंड किया गया, तो रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, तो रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी मतलब Q इंटू डेल्टा V होता है, तो डेल्टा V तो सेम है, यानी काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू Q। तो अगर इसका काइनेटिक एनर्जी K मानेंगे तो ये भी K होगा, और इसका क्या होगा 2K, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:2 का। क्वेश्चन नंबर 11 में ये दिया हुआ है, ये ऐसे वायर दिया हुआ है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस वायर के तो पैरेलल है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर तो फोर्स लगेगा नहीं, केवल ये परपेंडिकुलर है तो वही फोर्स लगेगा। और F बराबर क्या होता है IL क्रॉस B, तो I और L क्या लिखेंगे वेक्टर, तो L का डायरेक्शन हमेशा करंट के डायरेक्शन में होता है J कैप, तो L J कैप, और मैग्नेटिक फील्ड ये क्या दिया हुआ है B I कैप, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा IBL, और J क्रॉस I क्या होता है -K कैप। तो जो फोर्स लगेगा तो PQ पर फोर्स 0 और QR पर फोर्स IBL। जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें ये दिया था कि एमीटर के ऊपर सवाल था, ये एमीटर वोल्टमीटर वाले टॉपिक से, कि करंट जो जा रही है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ये सारा दे रखा था, आप क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं। तो जो गैल्वेनोमीटर में जाता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होती है, सन का रेजिस्टेंस तो बहुत कम रखा जाता है, तो इधर से टोटल करंट आई जा रही है तो इसमें IG जा रहा है, इसमें I माइनस IG जाएगा, और चूंकि दोनों ये पैरेलल में है, गैल्वेनोमीटर का कॉइल और ये संट का जो रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में है, यानी पोटेंशियल सेम होगा, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा I इंटू R, और इसका I माइनस IG इंटू S, और जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया वो रखेंगे, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में ये दिया हुआ था, यहाँ से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में ये एक सर्कुलर कॉइल है और एक स्ट्रेट वायर है। सर्कुलर कॉइल में करंट IC जा रही है, IE जा रही है, और इसमें IC जा रही है करंट, ठीक है, तो यहाँ पे IE जा रही है, इसमें IC करंट जा रही है ना, इसमें IC है और इसमें IE है, और बोला कि एज्यूमिंग दैट दिस आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन में है, एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0 एट द सेंटर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होने के लिए अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन देगा, एक तो वायर देगा, तो वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा μ0/2 I/r, और स्ट्रेट सर्कुलर वायर की वजह से, और स्ट्रेट वायर की वजह से क्या आएगा μ0/2 पाई I जो भी डिस्टेंस हो वहाँ से यहाँ तक की, और दोनों जब इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा ऊपर, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे, यानी इक्वल एंड अपोजिट कर देंगे। तो आप देख लीजिए सोल्यूशन इसका, μ0/2 IC/r, μ0/2 पाई I/h, h दूरी दिया हुआ है, ये h की वैल्यू निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 में आप पहले डायग्राम देख लीजिए, ये दिया हुआ था, इस शेप में कंडक्टर दिया हुआ है, इसमें करंट इधर जा रही है,
इसमें करंट इधर जा रही है, इसमें करंट इधर जा रही है। तो ये जो वायर वाला पार्ट है इसकी वजह से तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि वायर का जो लाइन है वहीं से पास हो रहा है। अब इसकी वजह से अगर हम मान लें कि B1 है, इसकी वजह से B2, इसकी वजह से B3, तो इसकी वजह से किधर जाएगा, नीचे, इसकी वजह से नीचे, यानी B1 और B3 एक डायरेक्शन में और B2 अपोजिट में। तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। μ0/2 I अपॉन रेडी जो 3 आ रहा है पहले वाले का, θ/2π, और ये तरीका होगा आपका सॉल्व करने का। ये क्रॉस का मतलब ये क्रॉस दिखा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में ये दिया हुआ है, ये जैसे ये वायर दिया हुआ है, तो ये ऐसे करंट जा रही है ऐसे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और सब एक प्लेन में है, तो आप देखेंगे कि वायर, एक पूरा वायर मान लें, तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जाएगी और इसकी वजह से ऊपर जाएगी, तो दोनों को जोड़ देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप ये फार्मूला होगा, और स्ट्रेट वायर की वजह से ये फार्मूला, और नेट के लिए क्या करेंगे, दोनों को वेक्टर सम कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16 में ये दिया हुआ है, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये स्ट्रेट वायर है और ये लूप दोनों सेम प्लेन में रखा है, तो पूछ रहा है कि किधर मूव करेगा लूप, आप ऑप्शन देख लेंगे। तो देखो इस पे फोर्स लगेगा और इस पे जो फोर्स लगेगा, तो ये वाले पे लगने वाला फोर्स और इस वाले पे लगने वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इक्वल एंड अपोजिट होता है। इसके और इसके बीच में फोर्स क्या लगेगा, अट्रैक्टिव, और इसके बीच में रिपल्सिव। लेकिन ये जो F1 फोर्स है और ये मान लेते हैं F2, तो F1 जो है ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा F2 से, तो F1 स्ट्रांग होगा, तो इस लूप की टेंडेंसी किधर मूव करने की होगी, टुवर्ड्स द वायर। क्वेश्चन नंबर 17 में ये दिया हुआ है कि जैसे आपने पढ़ा है कि कोई भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम करंट कैरिंग लूप रखें तो उस पर नेट फोर्स जीरो होता है। अब ये करंट कैरिंग लूप है और इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो पूछा है कि इस पर फोर्स ये F1 दिखाया, इस पे F3, इस पे F2, तो इस पे फोर्स क्या होगा, मान लेता हूँ मैं इस वाले पर फोर्स F है। तो इसमें क्या करना है कि आपको सभी फोर्सेस का वेक्टर लिख के उसको बराबर जीरो कर देना है, वेक्टर लिखने आता ही होगा, और वेक्टर का मॉड निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 3 वायर है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, और इसका लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है, ये दोनों इनफाइनाइटली लॉन्ग दिया हुआ है। तो इस पर फोर्स पूछ रहा है, तो देखो ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इसको अपनी तरफ करेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने फोर्स दिखा दिया है यहाँ पर, ये F1 और ये F2, तो F2 ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आप मैग्नीट्यूड निकाल के देख सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ का, μ0/2π I1 I2/r, और आप घटा के आप आंसर निकाल सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 में ये दिया हुआ है, ये वायर रखा हुआ है, इसमें करंट इधर जा रही है, ऐसे निकल जा रही है, तो दोनों की वजह से यहाँ P पॉइंट पे, P की दूरी यहाँ से कुछ R दिया हुआ है, एंगल 45, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है। तो चूंकि ये पॉइंट दोनों वायर के लिए सिमेट्रिकल है, तो एक की वजह से निकालेंगे और डबल कर देंगे, और डायरेक्शन आप देख ही रहे हैं, या तो लूप की तरह मान के कर लीजिए, नीचे आ जाएगा, या अलग अलग करके जो तरीका आपने सीखा होगा मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो करंट के डायरेक्शन में दाहिने हाथ के अंगूठे को रख दीजिए और इस वाली उंगली से इसको हिट करिए, नीचे जाएगा, या फिर आप DL क्रॉस R से निकाल सकते हैं। तो ये R दिया हुआ है, तो पहले वही तरीका अपना कि पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये R है, ये 45, तो क्या हो जाएगा R sin 45, और फिर हमको अल्फ़ा और बीटा चाहिए, जो जैसे हम फार्मूला जो यूज़ करते हैं μ0/4π I परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो निकाल लिया, और साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, तो इस वायर के दोनों एंड को, ये तो वायर इनफाइनाइट है, तो यहाँ मिलाएंगे तो एक एंगल 45 मिलेगा, दूसरा 90 मिलेगा, तो B जो एक के नाते निकाल रहा है μ0/4π I अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस और साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, और दो गुना कर देंगे, क्योंकि इस वाले वायर की वजह से भी वही आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में ये पूछा कि करंट आई जा रही है और इधर से निकल जा रहा है, और इस पूरे फ्रेम पर फोर्स कितना होगा। तो पहले तो यहाँ पे करंट को डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं ना कि इसका रेजिस्टेंस R है और इस वाले का रेजिस्टेंस R और R 2R हो जाएगा, क्योंकि सब सेम मटेरियल का है, लेंथ एरिया सारा सेम है। तो अब ये एक तरह से ऐसे बन गया, ये रेजिस्टेंस 2R हो गया और ये रेजिस्टेंस R हो गया, तो करंट को डिवाइड कर लें,
तो करंट को आप डिवाइड कर लेंगे तो इसमें करंट जाएगी I/3 और इसमें करंट जाएगी 2I/3। करंट को डिवाइड करने आता ही होगा, दोनों का पोटेंशियल बराबर करके कर सकते हैं। अब इस पर फोर्स निकालेंगे, जैसे अलग अलग। अब इस पे तो फोर्स निकालेंगे IBL, और इस पे निकालने के लिए ये ऐसे है तो इसको तुम यही मान लो, सिंगल वायर मान लो, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ओके, मैं फोर्स निकालने लगा था। तो ये करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, और इसकी वजह से किधर जाएगा, नीचे। तो यहाँ पे मैंने, आप देख लेंगे, AB की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, BC की वजह से और AC की वजह से, और इसमें से ये वाला नीचे जा रहा है, ये वाला ऊपर जा रहा है, दोनों, और सबका रिजल्टेंट 0 आएगा। अब सॉल्व करके देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में ये डायग्राम ऐसे बना हुआ है, तो O पर मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। तो यहाँ पे क्या है कि इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, और इसकी वजह से जितना होगा वही इसकी वजह से होगा। और सब चूंकि एक प्लेन में है तो सबका मैग्नेटिक फील्ड एक ही दिशा में आएगा, ठीक है ना। तो सबका मैग्नेटिक ऊपर ही जाएगा वो, है ना। ऐसे घुमाएंगे ना सब, ये देखो एक क्लॉकवाइज घूम रहा था, ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा किधर जाएगा, ऊपर। तो अब इसकी वजह से निकालते हैं। तो इसकी वजह से निकालेंगे तो पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, B, और दोनों एंड को मिलाएंगे तो एक एंगल 0 आएगा, और एक एंगल, ये B है ये B है, तो एक एंगल क्या आएगा, 45, ठीक। और वायर की वजह, सर्कुलर वायर की वजह से तो पता ही है, तो वो अलग अलग लिख रखा है यहाँ पे। जैसे इसकी वजह से मान लिया B1 है, तो B1 का फार्मूला μ0/4π I बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एक एंगल 0 है, एक एंगल 45। B2 इस वाले वायर की वजह से, तो वो ये आ गया, सेम रहेगा। और B3 सर्कुलर वायर की वजह से है, तो μ0/2 I/r, और ये यहाँ से यहाँ तक है 3/4 ऑफ द सर्किल। तो एंगल टोटल कितना है, 270, 270/360। सबका डायरेक्शन सेम है, तीनों को जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में ये दिया है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि ये स्ट्रेट वायर दिया हुआ है, और इसका रेडियस A है, इसका रेडियस A है। तो यहाँ से A/2 डिस्टेंस पे और बाहर के पॉइंट पे 2A डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड। तो इंटरनल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो फार्मूला B1 मान लिया μ0/2π IX/a²। x की जगह पर क्या रख दिया हमने, A/2, सॉल्व करने पर ये आ गया। और 2A दूरी पर, यानी बाहर निकालना है, तो बाहर के लिए तो पता है कि इसको हम एक सिंपल वायर मान सकते हैं, यहाँ एक्सिस पे रख देंगे तो दूरी कितनी हो गई, 2A। तो μ0/2π I/r, और दोनों का रेशियो B1 और B2 का रेशियो आप निकाल लेंगे, आंसर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में जो दिया हुआ है क्वेश्चन, ये ऐसे जा रहा है और ये डेविएट हो रहा है इस तरफ। तो डेविएशन किस तरफ होना चाहिए था, अगर पार्टिकल कैन नॉट बी पॉजिट्रॉन लिख रहा है तो हम पॉजिट्रॉन मान लें, यानी पॉजिटिव चार्ज मान लें, और QV×B अगर देखेंगे तो ये डेविएशन जो है ये -J में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे डेविएशन किधर हो रहा है, J कैप में, यानी ये पार्टिकल कैन नॉट बी पॉजिट्रॉन, सही है। एक्चुअली इसमें यही दूसरा ऑप्शन सही था कि जैसे जो ये वेलोसिटी निकल रही है, यहाँ पे ये वेलोसिटी दे रखा है, जिस वेलोसिटी से ये V2 निकल रहा है, ये ऐसे यहाँ पे देख लीजिए, ये V2 से निकल रहा है, तो इसका जो x कंपोनेंट है ये V'√3 है, ये वाला कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट V' है। तो दोनों का जब हम देखेंगे tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये आएगा √3, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आई थी, इसका वही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 24 में तो साइक्लोट्रॉन की प्रॉपर्टी ऊपर है। 25 में इसमें दिया है कि ये मैग्नेटाइज स्टील वायर का लेंथ दे रखा है, और उस लेंथ जैसे वायर है और इसको सेमी सर्किल में टर्न कर दिया गया, तो सेमी सर्किल में जब इसको बेंड कर दिया गया तो पूछता है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो, जब वायर सीधा हो तो ये डिस्टेंस तो इफेक्टिव यही लेते हैं, और जब ऐसे हो जाएगा तो डिस्टेंस ये वाला ले लेंगे। अब मान लो अगर लेंथ L है तो L बराबर क्या होगा, πr, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, इफेक्टिव 2r। तो L बराबर πr करके हमने सॉल्व किया, रेडियस की वैल्यू आ गई 0.1, तो इफेक्टिव डिस्टेंस तो 2r हो जाएगा ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ 2r, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूरा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि
एक्सियल पॉइंट पे पूछ रहा है कि एक मैग्नेटिक बार मैग्नेट की वजह से क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे। तो फार्मूला आपको पता है, μ0/4π2m/r³। सारा वैल्यू दिया है, वैल्यू रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में एक मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया एट एंगल 30 डिग्री। तो टॉर्क पूछ रहा है, तो m क्रॉस b यानी mb sin 30। क्वेश्चन नंबर 29 में ये बोला गया, और एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 28 पे तो बस कौन सा मोस्ट सुटेबल है मटेरियल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, थ्योरेटिकल सवाल है, स्टील होता है। क्वेश्चन नंबर 29, मैग्नेटिक निडल बोला लाइंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। पहले ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल लाई कर रहा था, यानी उस केस में थीटा 0 है तो u1 फार्मूला क्या होता है, -mb cos थीटा, और उसको 60 डिग्री टर्न कर दिया, तब एनर्जी कितनी हो गई, -mb cos थीटा मतलब cos 61/2। तो वर्क डन कितना करना पड़ा, तो वर्क डन होगा u2 माइनस u1, तो ये वैल्यू आ जाएगी, u2 में से u1 माइनस करेंगे तो। फिर पूछ रहा है कि उसी पोजीशन में होल्ड करने के लिए टॉर्क कितना चाहिए, तो टॉर्क बराबर mb sin 60, तो sin 60 √3/2, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, ये जो पोटेंशियल के क्वेश्चंस होते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से, तो उसका फार्मूला क्या होता है, μ0/4πm cos θ/r²। चूंकि क्वेश्चन में बोला गया कि एक्सियल पॉइंट पे है, तो यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 होगी वैल्यू, तो ये आ जाएगा। तो यानी v इज जो पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक डाइपोल है, तो फार्मूला ये बन जाएगा। जो डाटा दिया है उसको रख के आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में ये दिया हुआ है कि दो मैग्नेट हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए ऐसे रखे गए हैं, तो इसका दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट m है, इसका भी m इसका भी है, तो डायरेक्शन एक का इधर एक का इधर, तो ये वेक्टर के हिसाब से दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड m, बीच का एंगल 90, तो √a² + b² + 2ab cos थीटा से आंसर m√2। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कि अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 50 I एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b होता है। आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेने आता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला कि वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज √3 टाइम्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, और इसका दो कंपोनेंट होता है VH और VV, और VH जो होता है BH और B के बीच का एंगल ऑफ डीप होता है डेल्टा। तो अब ये जैसे ये VH है, VV है, तो इस VV को मैं यहाँ कर सकता हूँ, तो इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट ये B है, तो इस ट्रायंगल में tan डेल्टा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक, यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं। BV जो है वो √3 टाइम्स है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का, तो √3 यानी डेल्टा की वैल्यू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 34 में ये बोला, इफ द एंगल ऑफ डीप एट टू प्लेसेस आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, देन रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये फार्मूला है कि आप जैसे यहीं पे बिल्कुल 33 की तरह ही है कि B का जो इधर कंपोनेंट जाता है वो क्या होता है, B cos डेल्टा, तो जो BH1 है वो B cos डेल्टा 1, BH2 B cos डेल्टा 2, दोनों का रेशियो आप निकाल लीजिए, वैल्यू दे रखा है, डेल्टा 1 30 दिया है, डेल्टा 2 45 दिया है। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, ये तो आपको पता ही है कि जब किसी करंट कैरिंग लूप को या फिर बार मैग्नेट को अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क तो लगता है लेकिन नेट फोर्स 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 36 में ये बोला गया कि एक बार मैग्नेट है जिसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किया गया फ्रीली, और टाइम पीरियड उसका 3 सेकंड है, और फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा के 4 गुना कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। तो आप देखें ये फार्मूला होता है 2π√I/mb, तो T और B का रिलेशन ये है, तो ये फार्मूला बनेगा T1/T2 √B2/B1। बाकी आप वैल्यूज रख लीजिए। T1 की वैल्यू 3 सेकंड है, T2 निकालना है, और B2 कितना हो गया 4B, B1 कितना था B, सॉल्व करके आप देखेंगे तो 1.5 सेकंड आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में ये बोला गया है कि एक मैग्नेट है जिसको ये दिया हुआ था, तो इसका टाइम पीरियड ये है और इसको ऐसे कट किया गया, तो देखो मास भी आधा हो जाएगा, लेंथ तो सेम रहेगा, तो मास आधा होने से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा हो जाएगा। अगर ml²/12 करेंगे तो लेंथ में तो कोई कमी आई नहीं, मास आधा हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आधा हो गया, और मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा हो जाता है, क्योंकि ऐसे कट करने से पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाती है। तो T बराबर ये लिखा, और T1 2π√I/2 और m की जगह m/2, तो आप देख रहे हैं ना वैल्यू वही रहेगी सेम, टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें ये बोला गया कि जो मैग्नेट ऑफ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर है उसको
हीट करके रिड्यूस किया गया कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है 36% रिड्यूस हो गया। तो 36% रिड्यूस होने का मतलब अगर हम पहले मान लेते हैं कि वो क्वांटिटी 100 थी तो 36% रिड्यूस होने के बाद 64 हो गया। तो T और M का रिलेशन इसी फार्मूले से T बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम, तो T इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट एम है। तो ये फार्मूला बनेगा T1 बाई T2 इज इक्वल टू रूट M2 बाई M1। तो M1 मैंने 100 मान लिया तो M2 की वैल्यू 64 हो गई। सॉल्व कर लिया, T1 बाई T2 4 बाई 5, और देख लीजिए T2 की वैल्यू 1.25 टाइम्स ऑफ T1 हो गई, यानी 0.25 बढ़ गया, यानी 25% इंक्रीज कर गया। क्वेश्चन नंबर 39 में सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम एट 300 केल्विन इज 1.2 × 10⁻⁵ दिया हुआ है। तो बोलता है कि कितने टेम्परेचर पे सस्पेक्टिबिलिटी 1.44 × 10⁻⁵ हो जाएगा। तो मैग्नीशियम को हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो होता है ये होता है C/T, C होता है क्यूरी कांस्टेंट, तो I और T में रिलेशन इनवर्स है, यानी ये फार्मूला बनेगा I1 T1 बराबर I2 T2। आप वैल्यू रख लीजिए, आंसर निकल जाएगा वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 40 में सिंपल ये पूछा कि सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ PT, तो PT जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तो उसका सस्पेक्टिबिलिटी जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 41 में भी कि वो ट्रू वाला है कि तो पैरामैग्नेटिज्म जो है टेम्परेचर, ये सवाल है 41 कौन सा ट्रू है, तो पैरामैग्नेटिज्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यही सही दिख गया पहले। और यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सबस्टेंस तो होती है डायमैग्नेटिज्म होती है। क्वेश्चन नंबर 43 में ये दिया है कि पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस ऑफ सस्पेक्टिबिलिटी इतना दिया है 3 × 10⁻⁴ इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो आपको फार्मूला पता होगा कि ये होता है फार्मूला I इज इक्वल टू सस्पेक्टिबिलिटी इंटू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, बस वैल्यूज रख देनी है, ये आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 44 में ये बोला गया कि एक मैग्नेट है जिसका लेंथ 2L है, एक मैग्नेट है जिसका लेंथ 2L है और इसको दो पार्ट में कट किया गया, इधर से L और इधर से L। तो इस वाले को सर्किल बना दिया गया, सेमी सर्किल ऐसे, और एक वाले को ऐसे ही रहने दिया गया। तो पूछा कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट का अलग अलग निकालेंगे। तो जब किसी भी वायर को सेमी सर्किल बनाया गया, तो ये तो हमने पहले भी कर रखा है, तो L बराबर पाई R होगा और इफेक्टिव लेंथ 2R लेंगे, तो R बराबर L बाई पाई, तो M1 की वैल्यू आ गई M बाई पाई, पोल स्ट्रेंथ इंटू 2R, ये आ जाएगा। और दूसरा जो है L लेंथ था तो उसका तो M इंटू L रहेगा ही, और ये जो M था पहले, ये M इंटू 2L था, यानी M इंटू L की वैल्यू क्या लिखेंगे, M बाई 2 लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में ये बोला गया कि दो आइडेंटिकल बार मैग्नेट हैं और उनको इस तरह से रखा गया कि दोनों का एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसका एक्सिस तो इसके अलॉन्ग लाइन के रहेगा और इसका एक्सिस इधर रहेगा, दोनों परपेंडिकुलर हैं और दोनों के बीच की दूरी 2D है। तो एक बिल्कुल मिड पे एक पॉइंट रख रहा है जहाँ पर पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो ये जो पॉइंट है इसके लिए तो एक्सियल है और इसके लिए इक्वेटोरियल है। तो एक्सियल में मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, तो उसमें आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड उसी दिशा में जाता है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, और इसमें साउथ से नॉर्थ इधर जाता है। तो इक्वेटोरियल में आपको पता है कि जिधर मैग्नेटिक मोमेंट जाता है उधर मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट जाता है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 90। तो दोनों वेक्टर का, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 हो तो √a² + b², और वैल्यू आप रख लेंगे। एक्सियल का फार्मूला ये होता है, इक्वेटोरियल पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये होता है। आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं।